तो हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। जय भारत के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं। तो आज तारीख हो चुकी है 27 अगस्त 2021 और दिन हो चुका है शुक्रवार। तो आज की बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं दोस्तों। किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे हो चुके हैं और किसानों ने 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान भी किया है। केरल की बात करें तो केरल में कोरोना का कहर जारी, मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। काबुल में बम ब्लास्ट की खबर आ रही है। अफगानिस्तान के हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। साथ ही में जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल और भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए ताकि आपकी कोई भी खबर मिस ना हो, क्योंकि सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और चुनिंदा निकाल कर लाई है CNN ने। बढ़ते अगली खबर की तरफ। तो पहली खबर है, धमाकों से थर्राया काबुल एयरपोर्ट, फिदायीन हमले में दर्जनों लोगों की मौत, मरने वालों में बच्चे भी शामिल। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट सीरियल फिदायीन ब्लास्ट में 60 से ज्यादा अफगान नागरिकों की मौत हुई है। धमाके में 4 अमेरिकी मरीन कमांडो की भी मौत हुई है। वहीं फोक्स न्यूज ने दावा किया है दोस्तों कि काबुल एयरपोर्ट बम धमाकों में 10 अमेरिकी मरीन कमांडो की भी मौत हुई है। वहीं रूसी मीडिया के मुताबिक बात करें तो काबुल एयरपोर्ट के पास गुरुवार देर रात को एक और धमाका हुआ है। रूस की सरकारी मीडिया स्पुतनिक ने काबुल एयरपोर्ट के पास तीसरे धमाके का दावा किया है। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन ने पहले ही हमले की आशंका जताई थी। अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार काबुल एयरपोर्ट पर 2 धमाके हुए हैं। पहला धमाका एयरपोर्ट के एबी गेट पर हुआ है और दूसरा ब्लास्ट बैरन होटल के पास हुआ है। धमाकों में 120 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। तो ये काबुल से खबर आ रही है बम ब्लास्ट की। बढ़ते अगली समाचार की और अगली न्यूज अपडेट में है। काबुल एयरपोर्ट पर धमाका, सभी भारतीय सुरक्षित, तालिबान ने ISIS पर ब्लास्ट का जताया शक। काबुल एयरपोर्ट के बाहर गुरुवार शाम हुए सीरियल ब्लास्ट में सभी भारतीय सुरक्षित बताए जा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट में हुए आत्मघाती बम ब्लास्ट में किसी भारतीय के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार काबुल एयरपोर्ट पर 2 धमाके हुए हैं। पहला धमाका एयरपोर्ट के एबी गेट पर हुआ और दूसरा ब्लास्ट बैरन के होटल के पास हुआ था, जिसमें अमेरिकी नागरिक की मौत की पुष्टि है। 100 से ज्यादा अफगान नागरिक भी मारे गए हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये दावा किया है। साथ ही 10 मरीन कमांडो की भी मौत हुई है अमेरिका की। तो काबुल में बहुत ही हालात खराब है। ISIS ने वहां हमला किया है। आगे न्यूज में जानेंगे कि उन्होंने इस हमले की जानकारी खुद दी है अपने टेलीग्राम अकाउंट पर। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, काबुल एयरपोर्ट पर सैकड़ों आतंकवादियों का घेरा, अमेरिका सेना पर हमले की आशंका, US इंटेलिजेंस ने बताया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं बहुत ही खराब हालात है अफगानिस्तान के। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से फोक्स न्यूज ने खबर दी है कि काबुल एयरपोर्ट को सैकड़ों आतंकवादियों ने घेर रखा है। ये सभी आतंकवादी मॉडर्न हथियारों से लैस है। इनमें से कुछ फिदायीन हमलावर भी मौजूद है। यानी आशंका इस बात की है कि काबुल एयरपोर्ट के पास और भी हमले किए जा सकते हैं। अंदर अमेरिकी मिलिट्री है और बाहर सैकड़ों आतंकवादियों के इकट्ठा होने की बात सामने आ रही है। इस बात का अंदेशा है कि इन आतंकवादियों के टारगेट पर अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि काबुल एयरपोर्ट के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं दोस्तों, और जो लोग एयरपोर्ट के पास मौजूद है उसे US आर्मी के लोग कवर लेने की इच्छा कर रहे हैं, यानी छिपने के लिए कह रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर इकट्ठा लोगों को लगातार चेतावनी दी जा रही है। खासकर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से सुरक्षित जगह पर जाने को कह दिया है। कुछ देर पहले ही पेंटागन ने ये बयान जारी किया है। तो काबुल की बहुत न्यूज़ आ रही है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, खत्म नहीं हुआ छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा, शुक्रवार को फिर दिल्ली पहुंचेंगे भूपेश बघेल। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई में चल रही रस्साकसी के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को दिल्ली पहुंचेंगे। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सियासत से खबर आ रही है और उनकी पार्टी का नेतृत्व के साथ मुलाकात की संभावना भी है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री शुक्रवार को दिल्ली में ही होंगे। हालांकि विधायकों को दिल्ली नहीं बुलाया गया है और इससे संबंधित खबरें निराधार है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने वीडियो संदेश जारी करके ये कहा है कि आलाकमान ने
किसी कांग्रेस विधायक को दिल्ली नहीं बुलाया है। उन्होंने कहा कि विधायक हाईकमान के निर्देशों का पालन करे और अनुशासन में रहे। तो कांग्रेस में जहां पंजाब में भी घमासान मचा हुआ है, वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस से भी अभी झगड़े की खबर आ रही है। दोस्तों, बढ़ते अगली न्यूज अपडेट के साथ ये खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के मोहम्मदपुर का नाम बदलकर होगा माधवपुरम, मिली अग्रिम मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, अब ये कहीं ना कहीं दौर चला है बीजेपी के राज में कि जितने भी मुस्लिम्स नाम वाले शहर है या राज्य है, उनका नाम बदल दिया गया है, कई इलाकों का नाम बदल दिया गया है। पता नहीं इसके पीछे इनकी मंशा क्या है, या चुनावी या राजनीतिक मंशा है, या मुसलमानों से नफरत जाहिर करने के लिए ये सब हो रहा है, और अपना हक जताने के लिए, अपनी पावर जताने के लिए, हिंदुत्व की पावर जताने के लिए कई मुस्लिम शहरों के इलाकों के नाम बदलकर हिंदू नाम पर रखे गए हैं। वहीं दिल्ली से खबर आ रही है कि मोहम्मदपुर का नाम बदलकर होगा माधवपुरम, अग्रिम मंजूरी मिली है। देखते खबर में क्या है। तो दिल्ली में अब मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुर करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। साउथ एमसीडी मेयर मुकेश सूर्यन ने इस प्रस्ताव को अग्रिम मंजूरी देते हुए कहा कि लोगों की भावना और स्थानीय परिषद की मांग को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। आपको बता दें कि करीब महीने भर पहले दिल्ली के एक गांव मोहम्मदपुर का नाम माधवपुर करने को लेकर मुनिरका के पार्षद भगत सिंह टोकस ने प्रस्ताव दिया था। इसके बाद अगले जोनल मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखा गया था, जहां वो पास हो गया। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। दोस्तों, जोनल मीटिंग से पास होने के बाद ये प्रस्ताव नगर निगम की नामकरण समिति के पास भी गया था। इस मामले पर गुरुवार को दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यन ने कहा कि मोहम्मदपुर गांव का नाम माधवपुर करने के प्रस्ताव को अग्रिम मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि लोगों की भावना और स्थानीय परिषद की मांग को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। आपको बता दें कि मुनिरका के वार्ड नंबर 66 का मोहम्मदपुर गांव है, जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है पंजाब से। सीएम अरविंदर सिंह के डिनर में नेताओं ने प्रस्ताव किया पास, 2022 में कैप्टन ही कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, पंजाब कांग्रेस की सियासत से ये खबर आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह ने गुरुवार को साफ तौर पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए चंडीगढ़ में एक कैबिनेट सहयोगी के घर डिनर पार्टी पर अपनी पार्टी कांग्रेस के करीब 60 विधायकों और 8 सांसदों से मुलाकात की है। इस डिनर में मौजूद नेताओं ने 2022 में कैप्टन ही कांग्रेस का नाम है और कांग्रेस नाम से एक प्रस्ताव पास किया है। 2022 में कैप्टन ही कांग्रेस, इस नाम से ये प्रस्ताव डाला गया और पास भी किया गया, जिसे पार्टी आलाकमान को भेजा गया। इस प्रस्ताव को 59 पंजाब कांग्रेस विधायकों, जिनमें से पंजाब के 8 कैबिनेट मंत्री शामिल है और 8 सांसदों ने अपनी सहमति भी दी है। कैप्टन अरविंदर सिंह के इस डिनर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। कैप्टन के इस डिनर में सिद्धू खेमे के 10 विधायक भी देखे गए हैं। इसके साथ ही सिद्धू के पास अब सिर्फ मांग करेगा। ये बहुत अच्छी सियासी खबर आ रही है पंजाब से। कैप्टन अरविंदर सिंह ने काफी दिनों बाद अपना पावर दिखाया है, शक्ति प्रदर्शन किया है नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है केरल में लगातार दूसरे दिन 30,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस, 162 लोगों की गई जान। देश के अधिकतर राज्यों में जहां कोरोना वायरस का संक्रमण काबू में नजर आ रहा है, वहीं केरल में यह बेकाबू रफ्तार से बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को केरल में लगातार दूसरे दिन 30,000 से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज किए गए। केरल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को राज्य में 30,007 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। बुधवार को केरल में 31,445 कोरोना के मामले दर्ज किए गए थे। केरल में सिर्फ कोरोना मामले ही नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि कोरोना की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को राज्य में कोरोना की वजह से 162 लोगों की जान गई है। बुधवार को 215 लोगों की भी मौत हुई है। केरल स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुरुवार को राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की दर 18% से ऊपर दर्ज की गई है, जो बुधवार को 19% से ज्यादा थी। तो केरल में अभी भी कोरोना काबू में नहीं आया है दोस्तों, इसलिए सीएम की आप सभी से अपील है कि कोरोना धीरे धीरे जा रहा है, ऐसा हम सभी को लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना
हमारे बीच पनप रहा है, तो मास्क का इस्तेमाल करें और सावधानी जरूर बरतें। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अगले समाचार में क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप क्वालिफायर के लिए पुर्तगाल टीम में। या दोस्तों, विश्व के महान फुटबॉलर में गिने जाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में ये खबर है। तो लिस्बन से खबर आई है, पुर्तगाल ने आगामी विश्व कप क्वालिफायर के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को टीम में शामिल किया है। रोनाल्डो को इससे पुरुष अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका मिलेगा। कोच फर्नांडो सांतोस ने गुरुवार को रोनाल्डो को पुर्तगाल की टीम में जगह दी है। टीम में कई उन खिलाड़ियों को भी जगह मिली है जो यूरोपीय चैंपियनशिप में खेले थे। रोनाल्डो ने यूरो 2020 में पुर्तगाल की ओर से 109वां गोल दागा था। जबकि सांतोस ने नेल्सन सेमेडो, विलियम्स कार्वाल्हो और रेतानो सांचेज को टीम में जगह नहीं दी है। यूरो 2020 से बाहर रहे रिकार्डो परेरा और जाओ मारियो को भी टीम में वापस बुला लिया गया है। पुर्तगाल सितंबर में आयरलैंड और अजरबैजान से भिड़ेगा और साथ ही विश्व कप की मेजबान कतर से भी खेलेगा। तो फुटबॉल से रिलेटेड ये खबर थी। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है, एस.एस. राजामौली की फिल्म आरआरआर की शूटिंग पूरी, इस साल रिलीज हो सकती है फिल्म। जी दोस्तों, एस.एस. राजामौली की फिल्म आरआरआर दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। आरआरआर की शूटिंग पूरी हो गई है और जल्द ही इसकी रिलीज डेट भी सामने आ सकती है। वैसे पुरानी घोषणा के मुताबिक फिल्म के इसी साल अक्टूबर में रिलीज होने में भी संभावना जताई जा रही है। फिल्म के ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई ताज़ा जानकारी के मुताबिक फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है, बस कुछ पिकअप शॉट्स बचे हैं। संयोग यह रहा है कि 19 नवंबर 2018 को जिस बाइक शॉट के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी, उसी के साथ खत्म भी हुई है। इसी के साथ बताया गया है कि पोस्ट प्रोडक्शन काम तेजी के साथ चल रहा है और जल्द ही ज़्यादा जानकारी भी इस फिल्म से रिलेटेड दी जाएगी। तो फैंस में काफ़ी उत्साह है, बॉलीवुड के दीवानों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के दीवानों के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपने जीवन को खतरा बताया, Z+ सुरक्षा की मांग की। तो केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत उनके जीवन को खतरा है तथा उन्हें Z+ सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पारस ने बृहस्पतिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्हें उनके मोबाइल फोन पर गाली और धमकियां दी गई हैं तथा उन्होंने दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। पशुपति पारस ने किसी नाम को लिए बिना ये कहा है कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद 23 अगस्त को बिहार स्थित हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र के उनके पहले दौरे के दौरान जनता से मिले भारी समर्थन की वजह से उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को झटका लगा है, जो राजनीतिक साजिश के तहत हत्या की राजनीति कर रहे हैं। तो पशुपति पारस का ये बयान आया है क्योंकि उनके और भतीजे के बीच काफी घमासान चल रहा था, क्योंकि पशुपति पारस ने पार्टी को तोड़ दिया है। रामविलास पासवान के भाई है पशुपति पारस, तो अब उन्होंने खुद को Z+ सुरक्षा देने की मांग की है गृह मंत्री अमित शाह से। बढ़ते अगली न्यूज अपडेट की तरफ। अगली न्यूज अपडेट में है, मुसलमान होने की वजह से कार्रवाई हो रही है, बेटे की गिरफ्तारी पर शायर मुनव्वर राणा का बयान। या दोस्तों, भारत के जाने माने शायर मुनव्वर राणा के बेटे पर आजकल बड़ी कार्रवाई हो रही है और किसी न किसी तरीके से उनको ग्रांटेड किया जा रहा है कि कहीं न कहीं से उनके वीडियोस लीक हो रहे हैं, कुछ भी उनकी न्यूज़ आ रही है और उन पर पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। तो इसी पर भारत के जाने माने शायर मुनव्वर राणा ने ये बयान दिया है। देखते क्या है। बेटे तबरेज़ की गिरफ्तारी पर जाने माने शायर मुनव्वर राणा ने यूपी पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। मुनव्वर राणा ने कहा है कि पुलिस ने बदले की कार्रवाई की है। उनके मुताबिक ऐसे ही आरोप केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे पर भी थे, लेकिन पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की। मुनव्वर ने ये भी आरोप लगाया कि मुसलमान होने की वजह से उनके बेटे पर कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही मुनव्वर राणा ने कहा है कि पुलिस दूसरे केसेस में भी उनके बेटे को फंसा सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है। बढ़ते अगली खबर की ओर।
तो अगली खबर में है रोड पर टैक्सी की तरह चलेंगी एयर टैक्सी, ड्रोन नियमों को आसान बनाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। न्यू ड्रोन पॉलिसी को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया कि 2030 तक ड्रोन के मामले में भारत विश्व में एक ग्लोबल हब के रूप में स्थापित होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि काम ड्रोन रूल्स 2021 की घोषणा के साथ ही शुरू हो जाएगा। ड्रोन नियमों को आसान बनाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनका मानना है इस समय सड़क पर चलने वाली टैक्सियों की तरह ड्रोन नीति के तहत हमें हवा में भी टैक्सियां नजर आ सकती है। सिंधिया ने कहा कि रक्षा और गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन प्रौद्योगिकी ब्यूरो ड्रोन रोधी तकनीक पर काम कर रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि वैश्विक स्तर पर एयर टैक्सियों पर रिसर्च और आविष्कार किया जा रहा है और कई स्टार्टअप भी आ रहे हैं। इस खबर में है काबुल एयरपोर्ट के बाहर सीरियल बम धमाके में 12 अमेरिकी सैनिकों समेत 72 की मौत, 140 से अधिक घायल। आईएस ने ली अब इसकी जिम्मेदारी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद आतंकवादियों ने खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है। काबुल हवाई अड्डे के बाहर गुरुवार को आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट द्वारा किए आत्मघाती हमले में कम से कम 72 लोग मारे गए हैं। एक के बाद एक हुए सिलसिलेवार 2 बम धमाकों में 11 मरीन कमांडो व एक मेडिक समेत 12 अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों की जान गई है। हमले में महिलाओं ने सुरक्षा कर्मियों और तालिबान के गार्ड समेत 143 लोग घायल हुए हैं। वहीं एएफपी समाचार एजेंसी ने काबुल में देर रात एक और यानी तीसरे धमाके की भी जानकारी दी है। इसकी आईएस ने जिम्मेदारी ली है। आईएस ने देर रात अपने टेलीग्राम अकाउंट पर हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगली खबर में है बाइडेन ने काबुल हवाई अड्डे पर हमलावरों को दी चेतावनी, कहा सटीकता के साथ मिलेगा करारा जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमलावरों को हम माफ नहीं करेंगे और न ही हम कभी भूलेंगे, हम आपको ढूंढेंगे और बदला लेंगे। बाइडेन ने कहा कि मैंने अपने कमांडरों को आईएसआईएस खुरासन की संपत्ति और नेतृत्व पर हमला करने के लिए योजना विकसित करने का आदेश दे दिया है। तो जो बाइडेन की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान आ रहा है। बढ़ते अगले खबर की ओर। अगली खबर में है मिशन मोड पर उच्च शिक्षण संस्थानों में SC ST और OBC की भर्ती, हर महीने प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश। तो केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST व अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के खाली पदों को मिशन मोड पर भरने का फैसला किया है। इस संबंध में दोस्तों सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों से हर महीने प्रगति रिपोर्ट देने को कहा गया है। तो केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के खाली पदों को मिशन मोड पर भरने का फैसला किया है और उन्होंने उच्च संस्थानों के प्रमुख पत्र को लिखकर हर महीने प्रगति रिपोर्ट देने को कहा है। ये संस्थानों के जितने भी प्रमुख हैं उनको कहा गया है। IIT रोपड़ ने पहले ही OBC SC ST समेत सभी श्रेणियों के रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि OBC पिछड़ों के लिए जो मोदी जी ने कहा वही किया है। ऐसा उन्होंने कहा है क्योंकि अभी OBC की गणना का अधिकार उन्होंने राज्य को दिया है, तो शायद इस पर उन्होंने बयान दिया है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है तालिबान ने पाकिस्तान को कहा दूसरा घर, भारत को लेकर कही ये बात। तालिबान के एक प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए दूसरे घर जैसा है। पड़ोसी देश के साथ व्यापार और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा कि तालिबान भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है, पाकिस्तान के साथ संबंध होंगे और गहरे। पाकिस्तान के ARY न्यूज के साथ बातचीत के दौरान मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जब धर्म की बात आती है तो हम परंपरागत रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों देशों के लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इसलिए हम पाकिस्तान के साथ संबंधों और गहरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये तालिबान के एक स्पोक पर्सन की ओर से बयान आया है। ये भी गजब की बात है दोस्तों। आतंकवादी भी राजनीति की तरफ अपने स्पोक पर्सन रखने लगे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है MP में छोटे बच्चे भी स्कूल के लिए रहे तैयार। स्कूल शिक्षा मंत्री परमार बोले 9वीं से 12वीं की क्लास के दिन बढ़ाए जाएंगे। पहली से लेकर 8वीं तक की क्लास पर भी 4 दिन में फैसला।
मध्य प्रदेश में अब छोटे बच्चे भी स्कूल जाने की तैयारी कर ले, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग के अगले 4 दिन में इसको लेकर फैसला आने वाला है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए अब स्कूल बंद नहीं रखे जाएंगे। अगले 4 दिन में यानी 30 अगस्त तक स्कूल में बच्चे कैसे आए और कैसे क्लास शुरू हो, इस पर निर्णय लिया जाएगा। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो अगले समाचार में है दिल्ली सीमा पर किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे, किसान मोर्चे का ऐलान, 25 सितंबर को करेंगे भारत बंद। राकेश टिकैत बोले सभी किसान आंदोलन के लीडर। चढ़ूनी बोले मेरी विचारधारा अलग, दिल्ली घेरने का प्रोग्राम बनाएं। अखिल भारतीय सम्मेलन में पहुंचे बड़े नेता बोले तीनों कृषि कानूनों से कॉर्पोरेट हाउस आबाद व किसान होंगे बर्बाद। चढ़ूनी ने फिर कई चुनाव लड़कर सत्ता हासिल करने की बात। कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को अब दोस्तों 9 महीने पूरे हो गए हैं और सरकार के पेट का पानी अभी तक नहीं हिला है। गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन शुरू हुआ। इसमें सभी वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तीनों कृषि बिलों को कारपेट हाउस को बसाने और किसानों को उजाड़ने वाला बताया गया। सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 राज्यों के 2500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में 300 से अधिक किसान और कृषि श्रमिक संगठनों और 18 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों व 9 महिला संगठनों एवं 17 छात्र और युवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। तो किसानों का अब 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान भी आ चुका है, क्योंकि 9 महीने हो गए हैं दोस्तों किसान आंदोलन को और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी बात इसको लेकर मुकम्मल नहीं हुई है। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो अगले समाचार में है डॉक्टर कफील को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील के खिलाफ अलीगढ़ के भड़काऊ भाषण केस में कार्रवाई पर रोक लगाई है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डॉक्टर कफील अहमद खान को गुरुवार को बड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने कफील के खिलाफ अलीगढ़ में दिए गए भड़काऊ भाषण मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार से अभियोजन चलाने की अनुमति लिए बगैर चार्जशीट के आधार पर सीजेएम अलीगढ़ द्वारा संज्ञान लेने की कार्रवाई रद्द कर दी है। सरकार के अभियोजन चलाने की अनुमति मिलने के बाद ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट को नियमानुसार कार्रवाई के लिए पत्रावली निचली कोर्ट में वापस भेज दी है। देखते अगली खबर है अहमदाबाद से। अहमदाबाद में ड्रेनेज लाइन की साफ सफाई करने गटर में उतरे थे मजदूर। पाइप में फंसने के बाद दम घुटने से 3 की मौत। लापरवाही ने ले ली मजदूरों की जान। तो गुजरात के अहमदाबाद से खबर आ रही है दोस्तों, बोपल विस्तार की ये खबर है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में ड्रेनेज लाइन की सफाई के दौरान 3नहीं आ सके। चीख पुकार सुनकर फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तो ये बहुत ही लापरवाही भरी खबर आ रही है अहमदाबाद से। लापरवाही से 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है। बढ़ते अगली खबर पर, अगली खबर में है लव जिहाद कानून पर गुजरात सरकार को झटका। हाईकोर्ट ने लव जिहाद एक्ट 5 पर से रोक हटाने की राज्य सरकार की मांग वाली याचिका खारिज की। जी दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते राज्य के लव जिहाद एक्ट की महत्वपूर्ण धाराओं 3, 4, 5 और 6 पर रोक लगा दी थी। इसी स्टे को हटाने के लिए आज फिर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें हाईकोर्ट ने धारा 5 पर लगी रोक को हटाने के लिए सरकारी वकील द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। महाअधिवक्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया था कि नियमानुसार धर्मांतरण के लिए कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता है। सरकार की इस मांग की याचिकाकर्ता ने विरोध किया था। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर पिछले हफ्ते फैसला सुनाया था। जमीयत ने इस पर कानून पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने इस कानून की धारा 3, 4, 5 और 6 के संशोधनों को लागू करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस एफआईआर तब तक दर्ज नहीं हो सकती जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि शादी जोर जबरदस्ती और लालच देकर की गई है। तो ये बहुत ही बड़ा
फैसला आया है गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की गुजरात की सरकार मुसलमानों से नफरत करती है और लव जिहाद जैसे फर्जी कानूनों भी फंसाकर नवविवाहित कपल्स को परेशान करने का और प्रताड़ित करने का काम गुजरात पुलिस और सरकार की तरफ से कई बार किया जाता रहा है। तो इसी के साथ ये हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। तो अब जानते हैं सर्राफा बाजार का हाल। सोने और चांदी की कीमतें आज सपाट बनी हुई थी। 26 अगस्त को भारतीय बाजार में सोना सपाट कारोबार कर रहा था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 10 ग्राम सोने का अक्टूबर का वायदा रात 9:30 बजे 0.2% की मामूली बढ़त के साथ 47,188 रुपए पर बंद हुआ। सितंबर की चांदी का वायदा 0.13% की गिरावट के साथ 63,192 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था। तो आज मार्केट खुलने के बाद क्या सोने के प्राइस होते हैं वो मैं आपको CMM न्यूज़ पर अपडेट कर दूंगा। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है मौसम की जानकारी। देखते कैसा रहेगा अगले 24 घंटे के भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार की तलहटी, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तलहटी, हिमाचल प्रदेश, शेष उत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा, दक्षिण आज के बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। CMM न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ अपडेट देश और दुनिया की जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। मिलते अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।